नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के छठे टॉपिक को देख रहे हैं जो कि संबंधित है इंडो इस्लामिक कल्चर से। तो इंडो इस्लामिक कल्चर का जो पहला पार्ट था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, वो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे उर्दू और हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट के बारे में। तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत का स्थापना यहाँ 1206 यानी 13वीं शताब्दी में हो जाता है और दिल्ली में यहाँ पे तुर्क मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। तुर्क मुसलमान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था या वो लोग जो जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो उसमें मुख्यतः जो था वो फारसी था। तो इस तरह से फारसी भाषा का संपर्क यहाँ की स्थानीय भाषा से होगा, यानी कि जो ब्रज भाषा है, हरियाणवी भाषा है या दूसरे जो भाषा है पंजाबी भाषा है, उनके संपर्क में होगा और इनके सम्मिश्रण से यानी इनके मिलने से एक नया भाषा उभर के आता है जिसको हम लोग उर्दू के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो उसी के डेवलपमेंट के बारे में जानना है कि विभिन्न विद्वानों का क्या मत है, कैसे उर्दू जो है अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करता है, उसको हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से छठा टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और इस छठे टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों का 2 टॉपिक बचेगा, उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी उसको समाप्त कर दिया जाए ताकि आपका मेडिवल हिस्ट्री का जो पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आज हम लोग फिर से यहाँ पे कोई वैसा क्वेश्चन यहाँ पे लिए नहीं है, लेकिन इस आंसर को पढ़ने के बाद या देखने के बाद इस वीडियो को आप अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आता है तो उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से आप इसका पृष्ठभूमि लिख सकते हैं या मेन बॉडी भी आप इसको लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं उर्दू भाषा की उत्पत्ति और विकास के बारे में। तो कैसे इसका उत्पत्ति हुआ और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व में कैसे आता है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हिंदी के डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है। विद्वानों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद के युग में उर्दू भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत प्रतिपादित किए हैं। तो कई सारे विद्वान हैं जिनका जो मत है वो अलग अलग है। किसके संदर्भ में? तो उर्दू भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो उर्दू भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ इसको लेके विभिन्न विद्वानों का अलग अलग यहाँ पे मत देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद ही उर्दू भाषा का क्या हो रहा है, एक तरह से कहिए उद्भव या जन्म हो रहा है। इसमें किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। हिंदी की एक उपभाषा की पहचान के संदर्भ में कई मत हैं। कई लोग ऐसे मानते हैं कि उर्दू जो है वो हिंदी की ही एक उपभाषा है। इस पर फारसी तत्वों के प्रभाव के फलस्वरूप एक नई भाषा का जन्म हुआ। कहने का मतलब है हिंदी का जो प्रभाव पड़ता है वो फारसी पे पड़ता है। हिंदी और फारसी के मिलने से एक नया भाषा उभर के आता है जिसको हम लोग उर्दू के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे विद्वान मानते हैं। जिन उपभाषाओं का उल्लेख हुआ है उनमें ब्रज भाषा, हरियाणवी, दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली अन्य बोलियां और पंजाबी भाषा है। तो इस तरह से यहाँ पे हिंदी की भी कई बोलियां हैं, जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है ब्रज भाषा या हरियाणवी, इसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, दिल्ली के आसपास भी और बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, उसका भी फारसी में प्रभाव देखने को मिलेगा। और कई सारी भाषाएं हैं जैसे कि पंजाबी भाषा है, तो पंजाबी भाषा के भी प्रभाव जो है वो फारसी में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि फारसी में कई सारे भाषा जो है वो मिलेंगे, यानी फारसी के साथ कई सारे भाषा का सम्मिश्रण हमको देखने को मिलेगा और इस तरह से इसी सम्मिश्रण से एक नया भाषा का उद्भव होता है जिसको हम लोग उर्दू के नाम से जानते हैं। इसी को और भी एक्सप्लेन किया गया है इस दूसरे पैराग्राफ में, उसको हम लोग देख लेते हैं। इन सभी उपभाषाओं की अपनी प्रारंभिक अवस्था में उर्दू भाषा पर प्रभाव पड़ा, यह कहना मुश्किल है कि किस उपभाषा के साथ फारसी के मिलाप से उर्दू का जन्म हुआ। तो कहने का मतलब इतना तो कंफर्म है, विद्वान इतने कंफर्म है कि फारसी के साथ यहाँ के जो स्थानीय भाषाएं हैं वो जाके मिले और तब जाके उर्दू का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन यहाँ दूसरा लाइन यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस भाषा के मिलने से यहाँ पे आपका उर्दू भाषा का डेवलपमेंट होता है, कि पंजाबी मिला तब हुआ, कि हरियाणवी मिला तब हुआ, कि ब्रज भाषा मिला तब हुआ। कहने का मतलब है इनका प्रभाव पड़ा ये तो कंफर्म है, लेकिन इनमें से किसका ज्यादा प्रभाव पड़ा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ये चीज आपका दूसरा लाइन में यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बोलता है, तथापि यह सुस्पष्ट है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक उर्दू एक स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रकट हुई थी। तो आपको पता है कि 13वीं शताब्दी यानी 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है और वहां से फारसी का संपर्क जो है यहाँ के स्थानीय भाषाओं के साथ होगा और धीरे धीरे डेवलप करने में, उर्दू का रूप अपना लेने में इसको 100 साल लग जाता है, यानी 14वीं शताब्दी तक इसका समय है। 14वीं शताब्दी आते आते तक ये अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो स्थापित कर लेगा। आगे बोलता है, हिंदी के समान उर्दू की मूल संरचना खड़ी बोली पर आधारित थी। दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली उपभाषाओं का ये क्या था, मिश्रण था, जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं क्या बोलता है। इस युग में एक संश्लेषणात्मक भाषा के विकास के लिए दिल्ली की आदर्श स्थिति थी। तो अभी हम लोग देखें संश्लेषणात्मक मतलब वही हो गया कि बहुत सारी भाषाएं आपस में क्या हो गए, मिल गए और एक नया भाषा का उद्भव हुआ। तो उसी को
हम लोग संश्लेषणात्मक भाषा के तौर पे जान रहे हैं। तो यहाँ पे बोलता है ये जो उर्दू भाषा का डेवलपमेंट हुआ उसके लिए दिल्ली जो है वो बहुत ही आदर्श जगह था, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं सुटेबल जगह था। वो क्यों था वो बताने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा था। तो क्यों था, तो बोला जा रहा है एक तरफ यह विभिन्न उपभाषाओं को बोलने वाले लोगों से घिरी थी। तो दिल्ली जो था, यहाँ पे मानी चलिए ये दिल्ली है, तो यहाँ पे दिल्ली के आसपास बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे भाषा बोलने वाले यहाँ पे क्या मिलेंगे, लोग मिलेंगे। और आपको पता है कि दिल्ली जो सल्तनत है, यानी कि दिल्ली का सत्ता पे जो काबिज थे वो लोग किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, फारसी। तो यहाँ से इस फारसी भाषा का प्रयोग जो है, फारसी भाषा का संपर्क जो है इन सभी जो आसपास में रहने वाले दिल्ली के लोग हैं उन सभी के भाषाओं का यहाँ पे क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और इन्हीं के प्रभाव के कारण एक नया भाषा जो है उभर के आता है। वही चीज को यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो बोला जाता है इस प्रकार उर्दू ने फारसी लिपि और फारसी साहित्य परंपरा को अपनाते हुए हिंदी उपभाषाओं की मूल संरचना को समाविष्ट किया और अपनी स्वयं की व्यक्तित्व विकसित किए। तो इस प्रकार लास्ट लाइन में यहाँ पे बोल रहा है कि फारसी लिपि और फारसी साहित्य परंपरा को वो क्या करते रहे, अपनाते रहे, मतलब जो उनका मूल रूप था उसको अपनाते गए। और इन्हीं इसके मूल रूप में हिंदी की उपभाषा, चाहे वो ब्रज हो, चाहे हरवानी हो, या दूसरा जो भाषा था पंजाबी, या दिल्ली के आसपास बोले जाने वाली अन्य जो हिंदी की उपभाषाएं थी, उनके साथ ये क्या होता है, मिलता है। मूल संरचना को समाविष्ट किया, मतलब उसको मिलाया और अपनी स्वयं की व्यक्तित्वता विकसित की, यानी अपना स्वयं का एक पहचान बना लिया। कौन, उर्दू भाषा। तो उम्मीद करते हैं ये 2-3 पैराग्राफ में आपको चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगे। ये इंट्रोडक्शन आपका काफी है, एक तरह से कहिए इंट्रोडक्शन के अलावा भी यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किए। अब यहाँ पे उर्दू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है वो बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उर्दू जो है वो कैसे यहाँ के आसानी भाषाओं के संपर्क में आता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो बोलता है उर्दू शब्द की उत्पत्ति तुर्की भाषा से हुई। अब देखिए कुछ फैक्ट मिल रहा है, वो फैक्ट को आपको याद करना है। तो तुर्की उर्दू जो शब्द है उस की उत्पत्ति कहां से होता है, तुर्की भाषा से होता है। और इसका शाब्दिक अर्थ है सेना अथवा कैंप। तो इस तरह से उर्दू का जो शाब्दिक अर्थ तुर्की भाषा से जो लिया गया है उसका शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है सेना या कैंप। अब बोलता है अपनी प्रारंभिक अवस्था में उर्दू का प्रयोग काम चलाऊ भाषा के रूप में। अब देखिए उर्दू का प्रयोग जो है वो किस भाषा के रूप में चल रहा है, काम चलाऊ भाषा के रूप में। फारसी बोलने वाले तुर्क शासक, मतलब वैसे शासक जो क्या बोलते थे, तुर्क बोलते थे, फारसी बोलते थे, वैसे तुर्क शासक और सैनिक द्वारा स्थानीय लोगों जिनमें हाल ही में इस्लाम स्वीकार करने वाले थे के साथ संपर्क हेतु हुआ। तो कहने का मतलब है, सीधा सा मतलब आप समझिए कि यहाँ पे कोई शासक वर्ग है या सेना है जिसको यहाँ पे कौन सा भाषा आता है, फारसी भाषा आता है। तो फारसी भाषा आता है और यहाँ के लोग जो है उसको मान के चलिए हिंदी या हिंदी की दूसरी भाषाएं उनको क्या होती है, आती है। हिंदी की जो दूसरी उप बोली है या बोली है वो भाषा उसको आता है। अब इन दोनों को एक दूसरे से क्या करना है, संपर्क करना है, क्योंकि जो भी सेना आए या शासक आए वो यहाँ के लोगों से तो इंटरेक्ट करेंगे या यहाँ के लोग उन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। तो इनको फारसी नहीं आता है, इनको हिंदी नहीं आता है, तब अब क्या होगा, एक काम चलाऊ भाषा होगा जिसमें ये लोग जो है अपने भाषा को बोलते हुए यहाँ के शब्दों का भी प्रयोग करेंगे और ये लोग भी अपनी भाषा यानी हिंदी को बोलते हुए फारसी शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे आप मान के चलिए ना, कहीं दूसरे एरिया में चले गए, आप जो जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया को छोड़ के कहीं दूसरे चले गए, या साउथ इंडिया चले गए, या है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया चले गए, या है ना वेस्ट इंडिया चले गए, और वहां के भाषा जो है उनके साथ या वहां के भाषा को बोलने वाले लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट कीजिएगा तो क्या करेंगे कि वो लोग जो है आपके भाषा को बोलने का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे और आप जो है उनके भाषा को बोलने का प्रयास करेंगे, और इसी से एक नया भाषा जो है उभर के आता है जिसको हम लोग उर्दू लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। वो चीज यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तथापि इसने अपनी एक साहित्यिक भाषा का रूप प्राप्त नहीं किया था। तो ये काम चलाऊ भाषा था, केवल बोलने में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मान के चलिए इंग्लिश आपको नहीं आ रहा है, किसी को हिंदी नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, हिंदी जिसको नहीं आ रहा है वो इंग्लिश में कुछ कुछ बोलेगा और हिंदी का शब्द का प्रयोग करेगा, और जिसको इंग्लिश नहीं आ रहा है, एक मिनट, बीच में लाइन कटना बहुत प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो इस तरह से हिंदी जिसको नहीं आ रहा है वो क्या करेगा, इंग्लिश अपना जो भाषा है वो बोलते रहेगा और हिंदी शब्द का प्रयोग करेगा, और जिसको है ना हिंदी नहीं आ रहा है या इंग्लिश नहीं आ रहा, वो हिंदी क्या करेगा, बोलते रहेगा और इंग्लिश का कुछ कुछ वर्ड को वो क्या करेगा, अपने भाषा में समाहित करेगा। तो इस तरह से एक मिला जुला रूप जो है आपको देखने को मिलेगा, कभी हिंदी कभी इंग्लिश। तो यही सबसे है ना डेवलपमेंट हुआ है उर्दू लैंग्वेज का।
तो उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है उसी तरह से आपका देखिएगा हिंदी लैंग्वेज का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। हम लोग देखेंगे हिंदी का है ना 3 कैटेगरी में उसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है, जिसमें वैदिक वगैरह है ना से होते होते मध्यकाल में जो हिंदी भाषा देखने को मिलता है उसमें कई सारे भाषाओं का यहाँ पे संपर्क होगा और इस तरह से उसका प्रभाव यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको खुलने देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें आगे क्या लिखा गया है। चलिए यहां पे हम लोग पढ़ रहे थे, तथापि इसने अपनी साहित्यिक भाषा का रूप प्राप्त नहीं किया था। मतलब काम चलाऊ बोली में हम लोग जो बात कर रहे थे, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए जो बोल रहे थे, बस उतना ही तक ये सीमित था। यहाँ इस भाषा में यानी कि जो उर्दू भाषा जिसको हम लोग कर रहे थे, अभी तक यहाँ पे किसी भी तरह का कोई साहित्य का रचना यहाँ पे नहीं किया गया था। इस नई आम भाषा को एक मूर्त रूप प्राप्त करने में 1 शताब्दी का समय लग गया, यानी लगभग 100 साल का समय लग गया और इसे अमीर खुसरो ने हिंदवी नाम दिया। तो इस भाषा को जो संपर्क भाषा यहाँ पे आया, शुरुआत में तो उर्दू इसको बोला नहीं गया था, अलग अलग नामों से यहाँ पे इसको पुकारा गया, अंतिम जो नाम यहाँ पे आता है वो उर्दू होता है। तो इस तरह से अमीर खुसरो जो है इस भाषा को, यानी कि ये जो मिला जुला भाषा देखने को मिल रहा है जिसमें फारसी और यहाँ के स्थानीय भाषाओं का संपर्क है, उसको यहाँ पे हिंदवी नाम देते हैं। अमीर खुसरो ने अपने छंदों की रचना हिंदवी फारसी लिपि का प्रयोग करते हुए में की और इस प्रकार उर्दू साहित्य की नींव रखी गई। तो उर्दू साहित्य का नींव किसके द्वारा रखा गया था? अमीर खुसरो के द्वारा। वो इसको हिंदवी भाषा बोलते हैं और लिपि जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा करेंगे यहाँ पे? फारसी लिपि। और फारसी लिपि का प्रयोग करते हुए वो जो यहाँ का सम्मिश्रित भाषा था जिसमें फारसी और यहाँ के स्थानीय भाषाओं का मिश्रण था, उसका वो प्रयोग करेंगे और इस तरह से उर्दू का एक तरह से कहिए साहित्यिक विकास का नींव पड़ जाएगा। तथापि सर्वप्रथम दक्कन ने उर्दू ने एक मानकीकृत साहित्य भाषा का दर्जा प्राप्त किया। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि मानकीकरण इसका हुआ कि नहीं हुआ, तो मानकीकरण इसका बाद में होता है। जैसे कि अभी हम लोग कहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लैंग्वेज है, बहुत सारा लैंग्वेज, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए खोरठा भाषा है, नागपुरी भाषा है, इन भाषा को तो लोग बोल रहे हैं, इनमें साहित्य का भी रचना किया गया, लेकिन अभी तक इसका मानकीकरण नहीं हुआ है, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका दक्कन में क्या होता है, मानकीकृत साहित्य के रूप में यहाँ पे इसको अपनाया जाता है और इस तरह से वहां 15वीं शताब्दी में यह दक्कनी के नाम से जानी जाती थी। तो इस तरह से 12वीं शताब्दी में तुर्क मुसलमान यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फारसी भाषा और स्थानीय भाषाओं का संपर्क होगा और एक नया भाषा उभर के आएगा जो कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व 14वीं शताब्दी मिलेगा। लेकिन साहित्यिक रूप में इसको अपना पहचान बनाने के लिए 15वीं शताब्दी तक का समय का इंतजार करना पड़ेगा। जब ये दक्षिण भारत में जाएगा तब ये अपना साहित्यिक रूप जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पे लेगा। तो वही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं कि दक्कनी के नाम से जानी जाती थी, तो इसको हिंदवी के बाद दूसरा जो नाम दिया गया वो कौन सा था? दक्कनी। यह सर्वप्रथम बहमनी शासन के काल में विकसित हुई और कालांतर में बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों में फली फूली। तो इस तरह से यहाँ पे दिया जा रहा है कि बहमनी में ये क्या होता है, विकसित होता है। आपको पता होगा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का स्थापना यहाँ पे तुगलक के काल में हुआ था और इस तरह से जब यहाँ पे ये टूटता है तो बीजापुर गोलकुंडा राज्यों में ये टूटता है, तो इन राज्यों में भी ये जो उर्दू भाषा है वो फलता फूलता है। गेसु दराज की मिराज उल आसकी दक्कनी उर्दू की सबसे प्रारंभिक रचना है। 18वीं शताब्दी तक उर्दू कई नामों से जानी जाती थी, जैसे इसको हिंदवी के नाम से जानते थे, दक्कनी के नाम से जानते थे, हिंदुस्तानी के नाम से जानते थे और
रेखता के नाम से जानते थे। तो 18वीं शताब्दी तक कहा जाता है, इसको अलग अलग नामों से यहाँ पे जाना जाता था। दक्कनी उर्दू अपने परिष्कृत रूप में उत्तर भारत में पहुंची और शीघ्र ही इसने मुगल काल में लोकप्रियता प्राप्त कर ली। तो मुगल काल आते आते तक ये इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया था कि एक तरह से कह सकते हैं कि शासक वर्ग लोग जो है इसको अपनाने लग गए थे। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के समय उर्दू साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि जब यहाँ पे मुगल का डिक्लाइन हो रहा था तब तक ये अपना एक तरह से कह सकते हैं चरम अवस्था तक पहुंच चुका था, यानी कि पूरी तरह से ये अपने आप को डेवलप कर चुका था। तो उम्मीद करते हैं उर्दू भाषा से संबंधित अगर कुछ आएगा तो आप उतना लिख पाइएगा, और इस तरह से और भी आप किताब पढ़ेंगे तो वहां से भी कुछ फैक्ट मिलता है, तो वहां से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ। भारतीय आर्य भाषा के विकास के प्राय 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। तो भारत का जो आर्य भाषा है उसके डेवलपमेंट को यहाँ पे बोला जा रहा है 3 चरण में हम लोग विभक्त करके देख सकते हैं। सबसे पहले प्राचीनतम आर्य भाषा, इनका समय लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके अंतर्गत 2 स्थितियां शामिल हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को 2000 से 1000 ईस्वी के बीच हम लोग ईस्वी पूर्व के बीच मानेंगे, और 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसको लौकिक संस्कृत के नाम से जानेंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं वैदिक काल का ये संस्कृत के बारे में बताया जा रहा था। आगे हम देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। इसका काल 500 से लगभग 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। इस भाग के अंतर्गत 4 चरण यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें पाली भाषा को हम लोग 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक लेते हैं, प्राकृतिक में ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक लेते हैं, और अपभ्रंश और अवहट करके जो है वो 500 से 1100 ईस्वी के आसपास होता है। तो मतलब यहाँ पे अलग अलग जो है ना डेवलपमेंट का चरण है उसको यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आधुनिक आर्य भाषा, और इसी का जो रूप है अभी हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो इनका समय लगभग 1100 के आस से अभी तक माना जाता है, यानी कि वर्तमान तक। इनमें हिंदी, बंगला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी जैसी भाषाएं शामिल है। तो ये सभी भाषाएं आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं, इतना तो उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास मूलतः प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है। तो इतना से हम लोग इतना तो जान गए कि ये जो है प्राचीनतम आर्य भाषा से इसका विकास हुआ है, जो कि संस्कृत भाषा है। और इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है आगे, संस्कृत और हिंदी के संपर्क सूत्र को स्थापित करने वाली भाषिक स्थितियों को हम मध्यकालीन आर्य भाषा कहते हैं। अतः हिंदी के विकास के अध्ययन के लिए मध्यकालीन आर्य भाषा से आरंभ करना होगा। तो मध्यकालीन से हम लोग आरंभ करेंगे, और इस तरह से यहाँ पे आधुनिक हिंदी जो आर्य भाषा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। विद्वानों ने हिंदी की उत्पत्ति के समय 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य बताया। इस काल में ही अपभ्रंश हिंदी विकसित हो रही थी। कहने का मतलब जो अपभ्रंश हिंदी है वो 7वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास डेवलप कर रहा था। 7वीं से 10वीं, 7वीं से 8वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी जो कि भक्ति कविता की उत्पत्ति से पूर्व के मध्य युग के को विद्वान वीर गाथा काल कहा जाता है। कहने का मतलब है जब भक्ति काल यहाँ पे नहीं आया था, भक्ति काल से पहले का जो काल था उसको यहाँ पे एक नाम दिया गया वीर गाथा काल। अभी पता चलेगा इसको क्यों कहा जा रहा है। इस युग को आदि काल या प्रारंभिक युग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे वीर गाथा काल क्यों कहा जा रहा है उसको देख लीजिए, क्योंकि जितना भी राजा महाराजा होंगे वो है ना उनके वीर गाथा पे ये है ना लिखा गया था कविता। इस काल की अधिकतर काव्य रचना भाटों द्वारा की जाती थी। उन्हें विभिन्न राजपूत शासकों के संरक्षण प्राप्त था। तो आपको बस इन सब फैक्ट को उल्लेख कर देना है कि भाट कौन थे। तो भाट जो है राजपूत शासकों के संरक्षण में रहते थे, और राजपूत शासक के एक तरह से कहिए शौर्य के बारे में वो अपना गीत या कविता का रचना करते थे। भाट अपने मालिकों का शौर्य पराक्रम का बढ़ चढ़कर बखान करते थे। इस साहित्य के रचयिता भाटों को आम जनता की आकांक्षाओं से कोई सरोकार नहीं था। तो भक्ति काल में हम लोग देखते हैं आम जनता के बारे में बहुत सारे चीज लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज लिखा गया वो भाटों के द्वारा किसके बारे में लिखा गया, तो अपने शासक के बारे में जिनसे उनको क्या मिल रहा था, संरक्षण मिल रहा था। आम जनता से संबंधित यहाँ पे कोई रचना यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता। इनकी अधिकांश काव्य रचनाएं हिंदी की उपभाषा राजस्थानी में रची गई थी। तो ज्यादातर रचना जो हमको देखने को मिलता है वो किस भाषा में देखने को मिलता है, हिंदी की एक उपभाषा है राजस्थानी, उसमें देखने को मिलता है। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध पृथ्वीराज रासो, जिनकी रचना का श्रेय दिल्ली के अंतिम राजपूत नरेश पृथ्वीराज चौहान के राजमंत्री चंद्रवरदाई को दिया जाता है। अन्य वीर काव्यों में विसल देव रासो, हमीर रासो,
खुमान, रासो इत्यादि सम्मिलित है। तो हम लोग तो जानते ही हैं, सबसे फेमस अगर यहाँ पे वीर गाथा के बारे में कहा गया तो पृथ्वीराज रासो है, जो कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया था चंद बरदाई द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पे बस इतना उल्लेख कर देना कि शुरुआती चरण में यहाँ पे भाट जो होते थे वो अपने शासक वर्ग जिससे उनको संरक्षण मिलता था उसके बारे में, वीर गाथा के बारे में या उनके शौर्य के बारे में लिखते थे। आम जनता के बारे में बहुत ज्यादा ये लोग लिखे नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे अब भक्ति युग आएगा और भक्ति युग में आम जनता का जो भावना होगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। हिंदी साहित्य की उन्नति का दूसरा काल 14वीं से 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन के विभिन्न धाराओं का उस काल के हिंदी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो जो भी हिंदी साहित्य था उस पर भक्ति आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ये बोला गया। हिंदी साहित्य के इस काल को भक्ति काल कहा जाता है, जो कि मुगल काल तक जारी रहा। इस काल के भक्त जो कवि होते थे वो दो प्रकार के होते थे। तो इस तरह से दो प्रकार की कविताओं का यहाँ पे रचना किया जाता था। आपको पता है, एक शगुन जो मानवीय रूप में और लक्षण युक्त ईश्वर को विश्वास करते थे। शगुन का मतलब है कि भगवान का एक रूप होता है और निर्गुण में भगवान का कोई रूप मानते नहीं है, जो अमूर्तवादी परम ईश्वर में विश्वास करते थे। जैसे कबीर जो थे वो आपके निर्गुण थे, वहीं मीराबाई जो थी वो सगुन थी। तो उस तरह से यहाँ पे बोला गया है कबीर निर्गुण भक्त कवियों का अगुवा था, जिनमें से अधिकांश समाज के कमजोर वर्ग से थे एवं निर्धन और निरक्षर थे। कबीर और अन्य 15वीं शताब्दी के निर्गुण संतों की काव्य रचनाओं में ने हिंदी जैसी देशी भाषाओं को एक साहित्यिक भाषा में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कहने का मतलब है ये अपना साहित्यिक रूप ले और आम लोगों के लिए लिखा गया। इसके लिए सबसे, जैसे कि वहां पे हम लोग देखें, अमीर खुसरो जो है हिंदवी भाषा बोल के उर्दू और फारसी उर्दू का है ना, एक तरह से कहिए साहित्यिक भाषा का डेवलपमेंट का नींव रखे थे। उसी तरह से यहाँ पे हिंदी के बारे में, जो कि अभी हम लोग वर्तमान रूप में जिसको हिंदी के रूप में हम लोग जान रहे हैं, उसके डेवलपमेंट में जो कि आम जनता के बारे में लिखा गया है, उसके डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान जो रहा वो किसका रहा, तो कबीर जी का रहा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है देसी भाषा को साहित्यिक रूप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे बोला गया है, हिंदी में राम भक्ति काव्य के मुख्य रूप से मुगल काल में समृद्ध परंपरा थी। इसके सबसे प्रमुख प्रतिनिधि कवि और संभवतः हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ तुलसीदास था। तो रामायण जो लिखा गया इन्हीं के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बोलता है, जिसने हिंदी की अवधी बोली में प्रसिद्ध रामचरितमानस की रचना की। सल्तनत काल के अंत तक मथुरा के निकट वृंदावन वैष्णव भक्ति कविता के केंद्र के रूप में उभरा। ये कवि कृष्ण भक्ति करते थे और इन्होंने अपनी छंदों की रचना ब्रज भाषा में की। तो इस तरह से यहाँ पे कोई अवधी भाषा में रचना कर रहा है, कोई ब्रज भाषा में कर रहा है, जो कि हिंदी की ही एक क्या है, उपबोली है या बोली हम कह सकते हैं, वो है। तो इस तरह से यहाँ पे हिंदी का ये विकास हो रहा था। आगे बोलता है, वैष्णव भक्ति काल में, यहाँ पे छूट गया, ये कवि कृष्ण भक्त थे। इन्होंने अपनी छंदों की रचना ब्रज भाषा में की। इसने सबसे प्रमुख कवि जो है सूरदास, तो आपको तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास जो भी हिंदी के प्रमुख यहाँ पे कवि हुए उनके भक्ति काल में उनके बारे में आपको लिख देना है। वैष्णव भक्ति काल में अन्य प्रमुख नाम मीराबाई का आता है। वह कृष्ण भक्त थी और अपने गीतों की रचना राजस्थानी में करती थी, परंतु इनमें से अधिकांश गीतों का कालांतर में हिंदी की उपभाषाओं और गुजराती में समाविष्ट कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका लास्ट लाइन यहाँ पे दिया गया था हिंदी और उर्दू के डेवलपमेंट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया उतना में से अगर हिंदी और उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब हम लोगों का 2 टॉपिक बच गया है जो कि मुगल और मराठा से संबंधित है। तो पहले मुगल जो है थोड़ा सा लंबा है, मुगल में कई सारे टॉपिक है, तो मुगल को हम लोग 2-3 वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे और 1-2 वीडियो में आपका मराठा समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं 5 से 6 वीडियो में ये जो हम लोगों का सीरीज था वो समाप्त हो जाएगा। और इसी बीच में हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे जो सब्जेक्ट है मेंस के, उससे रिलेटेड भी कुछ आपको फैक्ट बताया जाए ताकि वहां पे नंबर जो है आपका थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।